नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास आपके सम्मुख पंचतंत्र की कहानियां लेकर उपस्थित हुई हूँ। कथा के इस भाग में हम 3 कहानियों पर विचार करेंगे। पहला, जहाँ चूहे खा जाएं लोहा, वहाँ देखें और क्या क्या हुआ। दूसरा, प्रधान सेवक जब हो बंदर, तो जान बाहर और तलवार अंदर। तीसरा, बुद्धि का देखो कमाल, कबूतर ले उड़े जाल। करने से पहले सोचो, उपायम चिंत्यते प्रज्ञास्था अपायम च चिंतेत। उपाय की चिंता के साथ तज्जन्य अपाय या दुष्परिणामों की भी चिंता कर लेनी चाहिए। जंगल के एक बड़े वट वृक्ष की खोल में बहुत से बगले रहते थे। उसी वृक्ष की जड़ में एक सांप भी रहता था। वह बगलों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था। एक बगला सांप द्वारा बार बार बच्चों के खाए जाने पर बहुत दुखी और विरक्त था। वह नदी के किनारे जा बैठा। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। उसे इस प्रकार दुखमग्न देखकर एक केकड़े ने पानी पीते हुए उससे पूछा, मामा क्या बात है, आज रो रहे हो? बगले ने कहा, भैया बात यह है कि मेरे बच्चों को सांप बार बार खा जाता है। कुछ उपाय नहीं सूझता जिस प्रकार सांप का नाश किया जाए। तुम ही कुछ बताओ। केकड़े के मन में सोचा, यह बगला मेरा जन्म बैरी है। इसे ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के नाश के साथ साथ इसका भी नाश हो जाए। यह सोचकर वह बोला, मामा एक काम करो, मांस के कुछ टुकड़े लेकर नेवले के बिल के सामने डाल दो। उसके बाद बहुत से टुकड़े उस बिल से शुरू करके सांप के बिल तक बिखेर दो। नेवला इन टुकड़ों को खाता खाता सांप के बिल तक आ जाएगा और वहां सांप को देखकर उसे मार डालेगा। बगले ने ऐसा ही किया। नेवले ने सांप को तो खा लिया, किंतु सांप के बाद उस वृक्ष पर रहने वाले बिगलों को भी खा लिया। बगले ने उपाय तो किया, किंतु उसके अन्य दुष्परिणाम सोचे ही नहीं। अपनी मूर्खता का फल उसे ऐसा मिला। पाप बुद्धि ने भी उपाय तो किया, किंतु अपाय के बारे में सोचा ही नहीं। कर्टक ने कहा, इसी तरह दमनक, तूने भी उपाय तो किया, किंतु अपाय की चिंता नहीं की। तू भी पाप बुद्धि के समान मूर्ख ही है। तेरे जैसा पाप बुद्धि के साथ रहना भी दोषपूर्ण है। आज से तू मेरे पास मत आना। जिस स्थान पर ऐसा अनर्थ हो वहां से दूर ही रहना चाहिए। जहां चूहे मन भर की तराजू को खा जाएं, वहां यह भी संभव है कि चील बच्चे को उठा कर ले जाए। हैं? ये कौन सी कथा है? लोहे और तराजू की कथा नहीं सुनी तूने? चल इसे भी सुनाता हूं। जैसे को तैसा, तुलाम लोह सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मुशिकः, राजस्त्र हरिच्छेनो बालकम नात्रम संशयः। जहां मन भर के लोहे की तराजू को चूहे खा जाएं, वहां चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। एक स्थान पर जीर्ण धन नाम का बनिए का लड़का रहता था। धन की खोज में उसने परदेश जाने का विचार किया। उसके घर में विशेष संपत्ति तो थी नहीं, केवल एक मन भर का भारी लोहे का तराजू था। उसे एक महाजन के पास धरोहर रखकर वह विदेश चला गया। विदेश से वापस आने के बाद उसने महाजन से अपनी धरोहर वापस मांगी तो महाजन के मन में लालच आ गया। उसने कहा, वह लोहे की तराजू तो चूहों ने खा ली। बनिए का लड़का समझ गया कि वह इस तराजू को देना नहीं चाहता, किंतु अब उपाय ही क्या था। कुछ देर सोचकर उसने कहा, कोई चिंता की बात नहीं, चूहों ने खा डाली तो चूहों का दोष, तुम्हारा क्या, तुम इसकी चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद उसने महाजन से पूछा, मित्र, मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ, तुम अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज दो, वह भी नहाएगा। महाजन बनिए की सज्जनता से बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने तत्काल अपने पुत्र को उसके साथ नदी स्नान के लिए भेज दिया। बनिए ने महाजन के पुत्र को वहां से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया। गुफा के द्वार पर बड़ी सी शिला रख दी, जिससे वह बचकर भाग न जाए। उसे वहां बंद करके जब वह महाजन के घर आया तो महाजन ने पूछा, मेरा लड़का भी तो तेरे साथ स्नान के लिए गया था, वह कहाँ है? उसे चील उठाकर ले गई। यह कैसे संभव है? कभी चील भी इतने बड़े बच्चे को उठाकर ले जा सकती है? भले आदमी यदि चील बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकती तो चूहे भी मन भर का भारी तराजू खा सकते हैं।
बच्चा चाहिए तो तराजू निकाल कर दे दे। इसी तरह वाद विवाद करते हुए दोनों राजमहल पहुंचे। वहां न्यायाधिकारी के सामने महाजन ने अपनी दुख कथा सुनाते हुए कहा, इस बनिए ने मेरा लड़का चुरा लिया। धर्माधिकारी ने बनिए से कहा, इसका लड़का इसे दे दो। महाराज उसे तो चील उठाकर ले गई। क्या कभी कोई चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है? बनिया बोला, प्रभु, यदि मन भर का भारी तराजू लोहे का बना हुआ कोई चूहे खा सकते हैं तो चील भी तो बच्चे को उठाकर ले जा सकती है। धर्माधिकारी के प्रश्न पर बनिए ने अपने तराजू का सब वृतांत कह सुनाया और इस तरह से महाजन की चोरी भी पकड़ी गई। कहानी कहने के बाद दमनक को कर्टक ने फिर कहा, तूने भी असंभव को संभव बनाने का यत्न किया। तूने स्वामी के हित चिंतक होने की अहित कर दिया। ऐसे हित चिंतक मूर्ख मित्रों की अपेक्षा अहित चिंतक बैरी अच्छे होते हैं। हित चिंतक मूर्ख बंदर ने हित संपादन करते करते राजा का खून ही कर दिया। कैसे? अब तुझे बंदर और राजा की कहानी भी सुनाता हूं, सुन। मूर्ख मित्र, पांडितो अपि वरम शत्रुनम मूर्खम हितकर। हित चिंतक मूर्ख की अपेक्षा से अहित चिंतक बुद्धिमान शत्रु अच्छा होता है। किसी राजा के राजमहल में एक बंदर सेवक के रूप में रहता था। वह राजा का बहुत विश्वास पात्र और भक्त था। अंतपुर में वह बेरोक टोक जा सकता था। एक दिन जब राजा सो रहा था और बंदर पंखा झल रहा था तो बंदर ने देखा एक मक्खी बार बार राजा की छाती पर बैठ रही है। पंखे से बार बार हटाने पर भी वह मानती नहीं थी, उड़कर फिर वहीं बैठ जाती थी। बंदर को बड़ा क्रोध आया। उसने पंखा छोड़कर हाथ में तलवार ले ली और इस बार जब मक्खी राजा की छाती पर बैठी तो उसने पूरे बल से मक्खी पर तलवार का हाथ छोड़ दिया। मक्खी तो उड़ गई किंतु राजा की छाती तलवार की चोट से 2 टुकड़े हो गई और राजा वहीं मर गया। कथा सुनने पर कर्टक ने कहा, इसलिए मैं मूर्ख मित्र की अपेक्षा विद्वान शत्रु को ही अच्छा समझता हूँ। इधर दमनक कर्टक बातचीत कर रहे थे, उधर शेर और बैल का संग्राम चल रहा था। शेर ने थोड़ी देर बाद बैल को इतना घायल कर दिया कि वह जमीन पर गिरकर मर गया। मित्र हत्या के बाद पिंगलक को बड़ा पश्चाताप हुआ, किंतु दमनक ने आकर पिंगलक को फिर राजनीति का उपदेश दिया। पिंगलक ने दमनक को फिर अपना प्रधानमंत्री बना लिया। दमनक की इच्छा पूरी हुई। पिंगलक दमनक की सहायता से राजकार्य करने लगा। अब पंचतंत्र की दूसरे तंत्र मित्र संप्राप्ति की कथाएं हम आरंभ करने जा रहे हैं। दक्षिण देश के एक प्रांत में महिलारोप्य नाम का एक नगर था। वहां एक विशाल वट वृक्ष की शाखाओं पर लघुपतनक नाम का कौवा रहता था। एक दिन वह अपने आहार की चिंता में शहर की ओर चला ही था कि उसने देखा एक काले रंग का, फटे पांव और बिखरे बालों वाला यमदूत की तरह भयंकर व्याध उधर ही चला रहा है। कौवे को वृक्ष पर रहने वाले अन्य पक्षियों की भी चिंता थी। उन्हें व्याध के चंगुल से बचाने के लिए वह पीछे लौट आया और वहां सब पक्षियों को सावधान कर दिया। जब यह व्याध वृक्ष के पास भूमि पर अनाज के दाने बिखेर रहा था तब कोई भी पक्षी उन्हें चुगने के लालच से वहां ना जाए, ऐसा सबने निश्चय किया। उन दोनों को कालकूट की तरह जहरीला समझे, ऐसा उन सब ने विचार किया। कौवा अभी ये कह ही रहा था कि व्याध ने वट वृक्ष के नीचे आकर दाने बिखेर दिए और स्वयं दूर जाकर झाड़ी के पीछे छिप गया। पक्षियों ने भी लघुपतनक का उपदेश मानकर दाने नहीं चुगे। वे उन दानों को हलाहल विष की तरह मानते रहे। किंतु इस बीच में व्याध के सौरभ से कबूतरों का एक दल परदेश से उड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसका मुखिया चित्रग्रीव नाम का कबूतर था। लघुपतनक के बहुत समझाने पर भी वह भूमि पर बिखरे हुए उन दानों को चुगने के लालच से स्वयं को ना रोक सका। परिणाम यह हुआ कि वह अपने परिवार के समेत जाल में फंस गया। लोभ का यही परिणाम होता है। लोभ से विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। स्वर्ण में हिरण के लोभ से श्री राम ने भी यह ना सोचा कि कोई ऐसा हिरण भी होता है। जाल में फंसने के बाद चित्रग्रीव ने अपने साथी कबूतरों को समझा दिया कि वे अब अधिक फड़फड़ाने या उड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो व्याध उन्हें मार देगा। इसलिए वह सब अधमरे से हुए जाल में पड़े रहे। व्याध ने भी उन्हें शांत देखकर मारा नहीं। जाल समेटकर वह आगे चल पड़ा। चित्रग्रीव ने जब देखा कि अब व्याध निश्चिंत हो गया है और उसका ध्यान दूसरी ओर था,
तभी उसने अपने साथियों को जाल समेत उड़ जाने का संकेत दिया। संकेत पाते ही सब कबूतर जाल लेकर उड़ गए। व्याध को बहुत दुख हुआ। पक्षियों के साथ उसका जाल भी हाथ से चला गया। लघुपतनक भी उन उड़ते हुए कबूतरों के साथ उड़ने लगा। चित्रग्रीव ने जब देखा कि अब व्याध का डर नहीं है तो उसने अपने साथियों को कहा, व्याध तो लौट गया, अब चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन हम महिला रोपे शहर के पूर्वोत्तर भाग की ओर चलें। वहां मेरा घनिष्ठ मित्र हिरण्यक नाम का चूहा रहता है। उससे हम अपने जाल को कटवा लेंगे, तभी हम आकाश में स्वच्छंद घूम सकेंगे। वह हिरण्यक नाम का चूहा अपने 100 बिलों वाले दुर्ग में रहता था, इसलिए उसे डर नहीं लगता था। चित्रग्रीव ने उसके द्वार पर पहुंचकर आवाज लगाई, मित्र हिरण्यक, शीघ्र आओ, मुझ पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। उसकी आवाज सुनकर हिरण्यक ने अपने बिल में छिपे छिपे प्रश्न किया, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या प्रयोजन है? मैं चित्रग्रीव नाम का कपोतराज हूं, तुम्हारा मित्र। तुम जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे विशेष काम है। यह सुनकर हिरण्यक चूहा अपने बिल से बाहर आया। वहां अपने परम मित्र चित्रग्रीव को देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ, किंतु चित्रग्रीव को अपने साथियों समेत जाल में फंसा देखकर वह चिंतित भी हो गया। उसने पूछा, मित्र यह क्या हो गया? चित्रग्रीव ने कहा, जीभ के लालच से हम जाल में फंस गए, तुम हमें जाल से मुक्त कर दो। हिरण्यक जब चित्रग्रीव के जाल का धागा काटने लगा तब उसने कहा, पहले मेरे साथियों के बंधन काट दो, बाद में मुझे काटना। हिरण्यक, तुम सबके सरदार हो, पहले अपने बंधन कटवा लो, साथियों के पीछे कटवाना। नहीं मित्र, वे मेरे आश्रित हैं, अपने घर बार को छोड़कर मेरे साथ आए हैं। मेरा धर्म बनता है कि पहले इनकी सुख सुविधा की दृष्टि में रखूं। अपने अनुचरों में किया हुआ विश्वास बड़े बड़े संकट से रक्षा करता है। हिरण्यक चित्रग्रीव की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सबके बंधन काटकर चित्रग्रीव से कहा, मित्र अब अपने घर जाओ, विपत्ति के समय फिर मुझे याद करना। उन्हें भेजकर हिरण्यक चूहा अपने बिल में घुस गया। चित्रग्रीव भी परिवार सहित अपने घर चला गया। लघुपतनक कौवा यह सब दूर से देख रहा था। वह हिरण्यक के कौशल और उसकी सज्जनता पर मुग्ध हो गया। उसने मन ही मन सोचा, यद्यपि मेरा स्वभाव है कि मैं किसी का विश्वास नहीं करता, किसी को अपना हितैषी नहीं मानता, तथापि इस चूहे के गुणों से प्रभावित होकर मैं इसे अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। यह सोचकर वह हिरण्यक के बिल के दरवाजे पर जाकर चित्रग्रीव के समान ही आवाज बनाकर हिरण्यक को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर हिरण्यक ने सोचा, यह कौन सा कबूतर है, क्या इसके बंधन कटने शेष रह गए? हिरण्यक ने पूछा, तुम कौन हो? लघुपतनक, मैं लघुपतनक नाम का कौवा हूं। हिरण्यक, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम अपने घर चले जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, एक बार दर्शन तो दे दो। मुझे तुम्हें दर्शन देने का कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता। चित्रग्रीव के बंधन काटते देखकर मुझे तुमसे बहुत प्रेम हो गया। कभी भी मैं बंधन में पड़ जाऊंगा तो तुम्हारी सेवा में आना पड़ेगा। तुम भोक्ता हो, मैं भोजन हूं, हम में प्रेम कैसा? जाओ, दो प्रकृति से विरोधी जीवों में मैत्री नहीं हो सकती। हिरण्यक, मैं तुम्हारे द्वार पर मित्रता की भीख लेकर आया हूं, तुम मैत्री नहीं करोगे तो यहीं प्राण दे दूंगा। हम सहज बैरी हैं, हम में मैत्री नहीं हो सकती। मैंने तो कभी भी तुम्हारे दर्शन भी नहीं किए, हम में बैर कैसा? बैर दो तरह का होता है, सहज और कृत्रिम। तुम मेरे सहज बैरी हो। मैं दो तरह के बैरों का लक्षण सुनना चाहता हूं। जो बैर कारण से हो वह कृत्रिम होता है, कारणों से ही उस बैर का अंत भी हो जाता है। स्वाभाविक बैर निष्कारण होता है, उसका अंत हो ही नहीं सकता। लघुपतनक ने बहुत अनुरोध किया, किंतु हिरण्यक ने मैत्री के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तब लघुपतनक ने कहा, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास ना हो तो तुम अपने बिल में छिपे रहो, मैं बिल के बाहर बैठा बैठा ही तुमसे बातें कर दिया करूंगा। हिरण्यक ने लघुपतनक की यह बात मान ली, किंतु लघुपतनक को सावधान करते हुए कहा, कभी मेरे बिल में प्रवेश करने की चेष्टा मत करना। कौवा इस बात को मान लिया। उसने शपथ ली कि कभी वह ऐसा प्रयत्न नहीं करेगा। तब से वे दोनों मित्र बन गए, नित्य प्रति परस्पर बातचीत करते रहे। दोनों के दिन बड़े सुख से कटते थे। कौवा कभी कभी इधर उधर से संग्रह करके चूहे को अन्न भेंट भी कर देता था। मित्रता में यह आदान प्रदान स्वाभाविक था। धीरे धीरे दोनों की मैत्री घनिष्ठ होती गई।
दोनों एक क्षण भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। बहुत दिनों बाद एक दिन आंखों में आंसू भरकर लघुपतनक ने हिरण्यक से पूछा, मित्र, अब मुझे इस देश से विरक्ति हो गई है, इसलिए दूसरे देश में चला जाऊंगा। कारण पूछने पर उसने कहा, इस देश में अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ गया है। लोग स्वयं भूखे मर रहे हैं, एक दाना भी नहीं रहा। घर घर में पक्षियों के पकड़ने के लिए जाल बिछाए गए हैं। मैं तो भाग्य से बच गया। ऐसे देश में रहना ठीक नहीं। हिरण्यक, कहाँ जाओगे? दक्षिण दिशा की ओर एक तालाब है, वहाँ मंत्रक नाम का एक कछुआ रहता है। वह भी मेरा वैसा ही घनिष्ठ मित्र है जैसे तुम हो। उसकी सहायता से मुझे पेट भरने योग्य अन्न मांस अवश्य मिल जाएगा। यही बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मुझे भी यहाँ बड़ा दुख है। तुम्हें किस बात का दुख? यह मैं वहीं पहुंचकर तुम्हें बताऊंगा। किंतु मैं तो आकाश में उड़ने वाला हूँ, मेरे साथ तुम कैसे जाओगे? मुझे अपने पंखों पर बिठाकर वहां ले चलो। लघुपतनक ये बात सुनकर प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि वह संपात आदि 8 प्रकार के उड़ने की गतियों से परिचित है। वह उसे सुरक्षित निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा। यह सुनकर हिरण्यक चूहा लघुपतनक कौवे की पीठ पर बैठ गया। दोनों आकाश में उड़ते हुए तालाब के किनारे पहुंचे। मंत्रक ने जब देखा कि कोई कौवा चूहे की पीठ पर बैठा है तो वह डर के मारे पानी में घुस गया। लघुपतनक को उससे पहचाना नहीं। तब लघुपतनक हिरण्यक को थोड़ी दूर छोड़कर पानी में लटकती हुई शाखा पर बैठकर जोर जोर से पुकारने लगा, मंत्रक, ओ मंत्रक, मैं तेरा मित्र लघुपतनक आया हूँ, आकर मुझसे मिल। लघुपतनक की आवाज सुनकर मंत्रक खुशी से नाचता हुआ बाहर आ गया। दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन किया। हिरण्यक भी तब तक वहां आ पहुंचा। मंत्रक को प्रणाम करके वहीं बैठ गया। मंत्रक ने लघुपतनक से पूछा, यह चूहा कौन है? भक्ष होते हुए भी तू इसे अपनी पीठ पर क्यों और कैसे लाया? यह हिरण्यक नाम का चूहा मेरा अभिन्न मित्र है, बड़ा गुणी है। यह फिर भी किसी दुख से दुखी होकर मेरे साथ यहाँ आ गया। इसे अपने देश से वैराग्य हो गया है। वैराग्य का कारण? ये बात मैंने भी पूछी थी। इसने कहा था वहीं चलकर बताऊंगा। मित्र हिरण्यक, अब तुम अपने वैराग्य का कारण बतलाओ। हिरण्यक ने तब यह कहानी सुनाई। धन सब कलेशों की जड़ है। दक्षिण देश के इस प्रांत महिलारोप्य नामक शहर से थोड़ी दूर महादेव जी का एक मंदिर था। वहां ताम्रचूड़ नाम का भिक्षु रहता था। वह नगर से भिक्षा मांगकर भोजन कर लेता था और भिक्षा शेष को भिक्षा पात्र में रखकर खूंटी पर टांग देता था। सुबह उसी भिक्षा शेष में से थोड़ा सा अन्न वह अपने नौकरों को बांट देता और उन नौकरों से मंदिर की लिपाई पुताई और सफाई करता था। एक दिन मेरे कई जाति भाई चूहों ने मेरे पास आकर कहा, स्वामी, यह ब्राह्मण खूंटी पर भिक्षा शेष वाला पात्र टांग देता है, जिससे हम उस पात्र तक नहीं पहुंच पाते। आप चाहें तो खूंटी पर टंगे पात्र तक पहुंच सकते हैं। आपकी कृपा से हमें भी प्रतिदिन उस अन्न में से थोड़ा सा भोजन मिल जाएगा। उनकी प्रार्थना सुनकर मैं उन्हें साथ लेकर उसी रात वहां पहुंचा। उछलकर मैं खूंटी पर टंगे पात्र तक पहुंच गया। वहां से अपने साथियों को भी मैंने भर पेट अन्न दिया और स्वयं भी खूब खाया। प्रतिदिन इसी तरह मैं और मेरे साथी अपना पेट पालते रहते। ताम्रचूड़ ब्राह्मण ने इस चोरी का एक उपाय किया। वह कहीं से बांस का एक डंडा ले आया और उससे रात भर खूंटी पर टंगे पात्र को खटखटाता रहता। मैं भी बांस से पिटने के डर से पात्र पर नहीं जाता था। सारी रात यही संघर्ष चलता रहता। कुछ दिन बाद उस मंदिर में बृहस्पति नाम का एक सन्यासी अतिथि बनकर आया। ताम्रचूड़ ने उसका बहुत सत्कार किया। रात के समय दोनों में देर तक धर्म चर्चा भी होती रही, किंतु ताम्रचूड़ ने उस चर्चा के बीच में फटे बांस से भिक्षा पात्र को खटकाने का कार्यक्रम चालू रखा। आंगुतक सन्यासी को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने समझा कि ताम्रचूड़ उसकी बात को पूरे ध्यान से नहीं सुन रहा। इसे उसने अपना अपमान ही समझा, इसलिए अत्यंत क्रोधाविष्ट होकर उसने कहा, ताम्रचूड़, तू मेरे साथ मैत्री नहीं निभा रहा, मुझसे पूरे मन से बात भी नहीं करता। मैं भी इसी तरह तेरा मंदिर छोड़कर दूसरी जगह चला जाऊंगा। ताम्रचूड़ ने डरते हुए उत्तर दिया, मित्र, तू मेरा अनन्य मित्र है। मेरी व्यग्रता का कारण दूसरा है। वह यह है कि यह दुष्ट चूहा खूंटी पर टंगे भिक्षा पात्र में से भोज्य वस्तुओं को चुराकर खा जाता है। चूहे को डराने के लिए ही मैं भिक्षा पात्र को खटका रहा हूँ। इस चूहे ने तो उछलने में बिल्ली और बंदर को भी मात दे दी है। बृहस्पतिक ने बोला, इस चूहे का बिल तुझे मालूम है? नहीं, मैं नहीं जानता। हो ना हो इसका बिल भूमि में गड़े किसी खजाने के ऊपर है, तभी इसकी गर्मी से इतना उछलता है।
कोई भी काम अकारण नहीं होता। कुटे हुए तिलों को यदि कोई बिना कुटे तिलों के भाव बेचने लगे तो भी उसका कारण होता है। कुटे हुए तिलों का उदाहरण आपने कैसे दिया? बृहस्पति ने तब कुटे हुए तिलों की बिक्री की ये कहानी सुनाई।